हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो। और आज हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स भाई। और बहुत ही मजेदार, बहुत सिंपल एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। चलो विदाउट एनी डिले आज का चैप्टर शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली बात आती है एकदम, देखो कट टू कट पढ़ेंगे, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट पढ़ेंगे। क्या सबसे पहले कि भाई रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे होंगे, पहले आपको ये बता दूं। ये है हमारी पहली चीज। क्या क्या पढ़ेंगे कि देखा जाए तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद ये कैसे परफॉर्म होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, जानवरों में कैसे होता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में है। तो एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट ये वीडियो है, तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी टू लिव। सारे लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? जीने के लिए एनर्जी चाहिए। अब रेस्पिरेशन क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इसको हाईलाइट कर लो। क्या है ये लाइन? कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रटने वाली डेफिनेशन है। क्या है? हिंदी में समझो पहले। क्या है रेस्पिरेशन? क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं खाने को तोड़ के उसको एनर्जी में बनाने के लिए, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए। सिंपल, राइट? अब बात करते हैं रेस्पिरेशन ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स क्या क्या? ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं ह्यूमंस में, ताकि रेस्पिरेशन का जो पूरा सिस्टम है वो कंप्लीट हो पाता है। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है ह्यूमन में एक, जो जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ये जो पार्ट्स आपके गिवन हैं, ये पार्ट्स आते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका नेसल कैविटी, फेरिनेक्स, ट्रैकिया, लंग्स एंड डायफ्राम। अब बात करते हैं भाई, आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। कोई भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इंस्टेड आपसे डायरेक्ट बोला जाएगा कि ये डायग्राम बना के दिखाओ, जिस डायग्राम में आपको सारे ही वो पार्ट्स बताने हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले लंग्स की बात करते हैं। लंग्स कहाँ है? ये जो पूरे आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये लंग्स हैं। आपकी रिब केज, हड्डियों के अंदर ही जो दिख रहे हैं, ये लंग्स हैं। लंग्स कहाँ होते हैं? आपकी चेस्ट कैविटी में होते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं किससे? रिब्स से। रिब क्या होते हैं? हड्डियां, और साइड से द रिब फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज। अब ये जो रिब है, ये आपको दिख रहे हो ऐसा केज जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसीलिए कहते हैं इसको रिब केज। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द बेस ऑफ द रिब केज। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है? डायफ्राम है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल द टाइम। अभी डायफ्राम क्या होता है? ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है। कभी आपने देखा जब आप सांस लेते हो तो आपका जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांस, एयर अंदर गई, चेस्ट एक्सपैंड हो गया। और जब आप सांस बाहर निकालोगे तो एयर, आपका जो चेस्ट है वो आपका कम हो जाता है वापस से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो डायफ्राम है उसके अंदर बार बार वो एक्सपैंड और रिलीज होता है। अब ये जो डायग्राम है भाई, बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा। नेसल पैसेज कहाँ से बनता है, यहाँ से बनाना पड़ेगा पूरा। फिर ओरल कैविटी आती है कि भाई हम जो खाते हैं वो अंदर जाता है। फिर फेरिनेक्स आता है जो कि गले में होता है। फिर ट्रैकिया जो गले से थोड़ा नीचे जाके शुरू होता है। फिर लंग्स आते हैं, लंग्स ये पूरा पार्ट है। रिब केज याद रखना, डायफ्राम याद रखना। तो ये सारे पार्ट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं भैया ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग अगला प्रोसेस है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? सिंपल है, सांस लेना। तो ब्रीदिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच ह्यूमंस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द बॉडी। इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। क्या मतलब है? समझो, बहुत बेसिक सी बात कहा जा रहा है कि ब्रीदिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे पहले कैसा है? कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार होता रहता है। जहां पे ह्यूमंस क्या करते हैं? एयर को अंदर लेते हैं बॉडी के और बाहर निकालते हैं। और ये एक इनवॉलंटरी है। कैसा एक्शन है? इनवॉलंटरी, यानी कि आपको इसको करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आप अपने आप इसको करते रहते हो, ब्रेन करता है ये। ब्रीदिंग के अंदर 2 फेज होते हैं। पहला इनहेलेशन, जिसमें आप क्या करते हो? एयर को अंदर लेते हो। फिर आता है एक्सहेलेशन, जिसमें आप एयर को बाहर निकालते हो। अब यहां पे आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का डिफरेंस समझना होगा। रेस्पिरेशन क्या है? देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एट द एंड। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? आप एयर को अंदर लोगे, फिर वो एयर की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन जो आपने अंदर ली है वो खाने को तोड़ेगी और एनर्जी रिलीज होगी। बट वहीं जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं। ब्रीदिंग सिंपली मतलब एयर को अंदर लेना। रेस्पिरेशन एक इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, यानी कि सेल्स के अंदर होता है। ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है ब्रीदिंग। ये भाई सिंपल है, एक बॉडी और एयर के बीच में हो रही है। तीसरा, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि सांस एयर को अंदर लेते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है
ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये दबता है, डायफ्राम मूव्स। अब देखो इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम जो है ये पूरा ऊपर को चला गया, सॉरी एरो किधर को है, नीचे को है, तो डायफ्राम नीचे को चला गया, डायफ्राम मूव्स डाउन, कॉन्ट्रैक्ट करा। अब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे लंग्स का स्पेस है ये बढ़ेगा, लंग्स एक्सपैंड होंगे और चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, तो जो एयर है ये इसके अंदर जाएगी, चेस्ट राइज हो जाएगा, एयर अंदर घुस जाएगी। और एक्सेलेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है, एक्सेलेशन में जो डायफ्राम है आपका रिलैक्स होता है, यानी कि ये जो डायफ्राम है ये वापस से ऊपर जाएगा, रिलैक्स होगा, तो लंग्स जो है आपके स्क्वीज हो जाएंगे। अब लंग्स क्योंकि स्क्वीज हुए तो आपका क्या होगा, जो भी एयर थी वो चेस्ट से बाहर निकल जाएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। अब द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। अब जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो कहाँ से निकलती है, नॉस्ट्रिल से पास ऑन होती है, यानी कि नाक के छेद। अब उसमें जो हेयर होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये सब क्या करता है, डस्ट और जर्म्स को ट्रैप कर लेता है। हमारी बॉडी इतनी सिस्टमैटिकली डिजाइंड है भाई, तुम्हें मैं क्या बताऊं। सोचो हमारी नाक में जो बाल होते हैं ना, मे बी आपको देखने में वो अच्छे नहीं लगते होंगे, बट उसका एक क्या है, उसका एक फंक्शन है, वो क्या करता है, फिल्टर की तरह काम करता है। जब भी एयर अंदर आती है उसमें जर्म्स डस्ट सब उसमें चिपक जाते हैं, रुक जाते हैं, और अंदर क्या आ जाता है, प्योर एयर पहुंचती है, जो कि कहाँ पहुंचती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको साधारण भाषा में विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, करेक्ट। अब जो ट्रैकिया है भैया लोअर और लोअर ट्रैक में डिवाइड होता है, किसमें, नैरो ट्यूब में, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। किसमें, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है बहुत छोटे छोटे नैरो ट्यूब्स में, ब्रोंक्यूल्स, हर लंग में। बेसिक स्ट्रक्चर समझो, गले में एकदम मोटी मोटी सांस गई, एक बड़ा सा पाइप समझ लो। ऐसे समझो जैसे आपने एग्जाम्पल समझते हैं, जो आपने बड़ी टंकी देखी है अपनी कॉलोनी में, जो टंकी होती है उससे एक पहले बहुत बड़ा पाइप निकलता है, वो पाइप फिर एक अलग अलग मोटे मोटे पाइप्स में डिवाइड होता है, फिर लास्ट में बहुत छोटे छोटे लोगों के घर तक पाइप्स में पहुंच जाता है, छोटी छोटी टंकियों को भर देता है। सेम प्रोसेस लंग्स का है। ये जो ट्यूब्स हैं इसमें टाइनी एयर सैक होते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर लाइंड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब आप क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एयर अंदर जा रही है वो एक्चुअली में कहाँ जा रही है, वो हमारे लंग्स के अंदर जा रही है। लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो वॉल है, यानी कि जिससे वो बने हैं, जिस वॉल्स जो है उनकी, उसमें है ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे खून की नसें, जिनकी मदद से, कैपिलरीज की मदद से एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का। समझ में आया प्रोसेस, अमेजिंग। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस भी फटाक से रट लेते हैं। क्या होता है इनहेलेशन, मतलब यहाँ पे डायफ्राम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड फ्लैट होगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम जो रिलैक्स करेगा और डोम शेप का बन जाएगा। यहाँ पे चेस्ट की कैविटी इंक्रीज होगी, यहाँ डिक्रीज होगी, यहाँ लंग्स एक्सपैंड होंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एयर फ्लो अंदर होगी, एयर फ्लो बाहर होगी। क्लियर। अब बात करते हैं भैया गैसियस एक्सचेंज की, कि कौन कौन से किस तरीके के गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो भाई रेस्पिरेशन में द चेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन किसके बीच में, एक तो भैया अपना हो गया एल्वियोलाई, है ना, और ऑफ द लंग्स एंड द कैपिलरीज सराउंडिंग इट। इन दो चीजों के बीच में आपका क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब जब फ्रेश एयर एंटर करती है एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर passes into the blood in the capillaries and binds into the RBC, red blood cell. At the same time, carbon dioxide passes out of the blood into the alveoli. This entire process is known as gaseous exchange. बहुत ही सिंपल चीज में समझाता हूँ। एक्सचेंज से मतलब समझते हो ना भाई, तू मुझे कुछ दे, बदले में मैं तुझे कुछ दूंगा, वही होता है। एल्वियोलाई क्या करती है, यही करती है। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर है, लंग्स के अंदर क्या आ रहा है, एयर आ रही है, एयर यानी कि ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, और हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं, बेकार चीज़ है, हमें उसे निकालना है। और इन दोनों काम को फुलफिल करता है एल्वियोलाई भाई। ये क्या करता है, ये सिंपल सी बात है, ये बहुत तगड़ा बंदा है। ये क्या करता है, इसको पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को लेता है और अंदर भेज देता है रेड ब्लड सेल के पास, यानी कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में। और क्योंकि अब अंदर पड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये बाहर निकाल देता है हमारी नाक के थ्रू, और दोनों का काम हो जाता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्लियर, शाबाश। अब बात करेंगे भैया सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, यानी कि सेल लेवल पे रेस्पिरेशन कैसे हो रहा होता है। बहुत डीप में और बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आई होप आपको खूब मस्त समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं
सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या सीन है, तो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, कौन से, RBC, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड के साथ बाइंड करता है। इतना डीप में अब आपको नहीं जाना है, एक बार पूरा मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये कहाँ रेड ब्लड सेल को क्या करता है, इज कैरीड थ्रू द ब्लड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। इन द सेल ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेल यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू फॉर्म CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड डिफ्यूज इनटू ब्लड। द ब्लड कैरीज इट बैक टू द लंग वेयर इट इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि सेल लेवल पे क्या होता है। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जो अपने RBCs है ना, उसके अंदर होता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड हो जाता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का मिक्स बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब ये ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट में जाता है, वहां पे क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देता है, जो कि सिंपल फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस समझते हो ना, वो हो जाता है। बस उसके बाद ये एयर बाहर चला जाता है, सिंपल। अब आ गए कुछ नॉर्मल चीज़ों पे, जैसे ब्रीथिंग रेट क्या होता है कि हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं। तो एक इंसान 1 मिनट में जितनी बार ब्रीथ करता है उसे कहते हैं ब्रीथिंग रेट। और कभी आपने ये देखो ब्रीथिंग रेट, और 14 से 16 बार लगभग 1 मिनट में हम ब्रीथ करते हैं नॉर्मली। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है रेट, क्योंकि हम ज़्यादा तेज तेज सांसें ले रहे होते हैं भागते भागते, है ना। कभी ट्राई करके देखना। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि सिंपल बात है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। कौन कौन से भैया, एक हो गया आपका एरोबिक, दूसरा हो गया एनएरोबिक। जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट में आपके पेपर में इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला। और आने वाले क्लासेस में भी आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तो ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक की बस एक चीज याद रखनी है, वो आपको क्या है कि यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वहीं पे एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, विदाउट ऑक्सीजन होगा। इसकी इक्वेशन याद रखना क्या है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन को यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी को बनाएगा। वहीं पे जो आपका यहां पे एनारोबिक में विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन आपका अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को बनाएगा। ये चीज याद रखना। यहां पे एरोबिक में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। एंड प्रोडक्ट जो है यहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहां पे एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल होता है, और ह्यूमन में लैक्टिक एसिड बनता है। इट अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। एरोबिक रेस्पिरेशन किन में होता है, ह्यूमंस में होता है। और एनारोबिक किस में होता है, वेरी गुड, ईस्ट या बैक्टीरिया, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अमेजिंग। नोट छोड़ो, अब देखो पढ़ लेते चलो। द मसल सेल्स इन आवर बॉडी नॉर्मली कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा होता है, उनमें हो रहा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। बट जब हम बहुत तेज भागते हैं या फिर अब कुछ मसल वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। देन दे रेस्पायर एनएरोबिकली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और पर्सन के अंदर क्रैम्प या फिर दर्द होता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। कभी देखा है जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या मसल स्ट्रेच हो जाता है, ये सब क्यों होता है ना। साइंटिफिकली भी तो समझना चाहिए। अब तो भाई साइंस के स्टूडेंट हो, बताता हूँ, अपने दोस्तों को भी इंप्रेस कर सकते हो इस फैक्ट से। देखो नॉर्मली हमारे जो सेल्स है ना वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जहाँ खूब सारी एनर्जी मिलती है विद ऑक्सीजन। बट जब हम बहुत तेज भाग रहे हैं तो रेस्पिरेशन को बहुत जल्दी होना पड़ेगा, इतना तो टाइम ही नहीं है, इतनी तो हम सांस ही नहीं ले रहे। तो एक्चुअली क्या होता है, तब विदाउट ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपने याद हो तो जब विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है तो बनता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो है ये पता है किसका काम करता है, ये क्रैम्प देने का काम करता है। बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द आ जाता है, समझ आया। बस तो यही था। अब बात करेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट है इस चीज़, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अलग अलग जानवरों में रेस्पिरेशन यानी कि मतलब ब्रीदिंग कैसे होती है। तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि अमीबा, तो यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है डायरेक्टली उनकी बॉडी सरफेस से। अर्थवॉर्म जैसे जानवरों की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये सॉइल में रहता है तो अर्थवॉर्म और लीच जैसे जानवर भी सॉइल के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। बात करें इंसेक्ट की,
तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट सच एज ग्रास हॉपर, अब आपने ग्रास हॉपर तो पता ही देखा होगा ना, और कॉकरोच, ये जाने गए हैं अपने ट्रैकियल सिस्टम की वजह से। क्या, ये जो ट्रैकियल सिस्टम वर्ड है ये आपको याद रखना है। अब ये जो सिस्टम है ये मेड अप होता है स्पाइरल्स और ट्रैकिया से। इनकी बॉडी में दो मेन चीज़ें होती हैं, स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया। जब भी कोई इंसेक्ट एयर अंदर लेता है तो वो उसके टाइनी छोटे छोटे बबल होल्स जो हैं, किसमें, स्पाइरिकल्स में, उसके थ्रू अंदर जाते हैं, जो कि उसकी पूरी बॉडी पे लोकेटेड है। और वहाँ पे स्पाइरिकल्स अंदर जाके छोटे छोटे ट्यूब्स, जिन्हें कहते हैं ट्रैकिया हैं, ये जो ट्रैकिया होते हैं ये उस एयर को अंदर लेते हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो अपना सेम काम करती है जो हमारे अंदर करती है। आगे का आपको प्रोसेस पता ही है, राइट। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जो कि बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं। अब बात करते हैं एक्वेटिक। इनकी खास बात क्या है, इनके पास गिल्स होते हैं। हमारे पास क्या है, लंग्स। इंसेक्ट के पास क्या है, लंग्स। सबके पास है लंग्स, बट किसके, एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़ के इनके पास कुछ अलग ही टेक्निक है, क्योंकि यार इनको पानी में रहना है और इनको तो सांस लेने का, हवा में थोड़ी उड़ जाएंगी ये मछलियाँ आपकी, तो ये क्या करें, तो इसीलिए इनके पास होते हैं गिल्स। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश आपकी, ये पानी में रहती हैं और इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि पानी में डिजोल्व तो है पर हमारी तरह नाक से सांस नहीं ले सकती। तो इसीलिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गिल्स, और दोनों तरफ होता है मुंह के इनके। ऑक्सीजन इस गिल्स के थ्रू अंदर जाती है और वहाँ पे अपना सेम बॉडी पार्ट तक पहुँच के अपना जो भी फंक्शन होता है वो करती है, और उसके बाद इन्हीं गिल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब, ये सब क्या है, गिल से रेस्पायर करते हैं। अब एम्फीबियंस की बात करें। अब एम्फीबियंस वो हैं जो कि भाई पानी और एयर दोनों जगह जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया आपका, सैलमेंडर, न्यूट, ये सारे वो जानवर हैं भाई जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बोथ हैं। इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है भैया, ये कैसे लेते हैं, ये कैसे रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो देखो, इनका दे यूज देयर लंग्स व्हेन ऑन लैंड, और स्किन यूज करते हैं जब वो पानी के अंदर होते हैं। सॉरी, क्या करते हैं, स्किन यूज करते हैं जब पानी के अंदर होते हैं, और लंग्स यूज करते हैं जब लैंड पे होते हैं। तो ये इनके अंदर पावर है। रेस्पिरेशन थ्रू द लंग इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है पल्मोनरी, जब भी कोई एम्फीबियंस की, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, एम्फीबियंस के अंदर जब वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं तब उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जब वो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं तब उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी नॉलेजेबल, कि भाई अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपने चैप्टर को एक्चुअल में अच्छे से पढ़ा है, मजाक में नहीं पढ़ा है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। When at rest or floating on water, the frog takes in air through nostrils into the buccal cavity. The gaseous exchange takes place through the lining of the buccal cavity. This method is known as buccal respiration. अब एक और तरह का लास्ट रेस्पिरेशन है, जितना टेंशन मत लो, इतना याद नहीं रखना, इमेजिन करते जाओ बस। जब आपने कभी देखा होगा मेंढक जो है पानी के ऊपर तैरता है, तो वो क्या करेगा, अपने मुंह, जो भी उसका मुंह है ना, नाक छोटा सा, इंसानों जैसा तो नहीं है, उसका सिस्टम अलग है, तो बक्कल कैविटी, मुंह के थ्रू अपनी सांस अंदर लेता है और उससे रेस्पिरेशन करता है, जिसे कहते हैं बक्कल रेस्पिरेशन। प्लांट्स की बात करते हैं भैया। प्लांट्स भी जो करते हैं अपनी सीधे क्या करते हैं, बाय टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2। सेम प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर देते हैं। बट अब आप सोचोगे भैया हमने तो बचपन से पढ़ा था, कि गलत बोल रहे हो आप, हमने बचपन से पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं और हम CO2 देते हैं। करेक्ट, सच बात है ये, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते। याद रखना, अब से कोई आपसे बोले कि भाई प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो उनसे बोलना कि हाँ देते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, बहुत कम मात्रा में देते हैं, बट देते हैं। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ बताई आपको कि कैसे होता है। अब लास्ट है आज का भाई एकदम सिंपल, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं और चैप्टर हो जाएगा चक चक समाप्त। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपने खुद का खाना बनाते हैं। छठी से पढ़ रहे हो तुम, है ना, अब तो तुम्हें रट गया होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। बट रेस्पिरेशन क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज by the usage of oxygen into carbon dioxide, water and energy। तो ग्लूकोज को हम तीन चीज़ों में तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। वेरी गुड। उसके बाद ये दिन टाइम पे होती है, दिन में होती है, यहाँ हर समय हो सकता है, रेस्पिरेशन कभी भी हो सकता है, बट फोटोसिंथेसिस धूप पे डिपेंड है, सिर्फ दिन में होगा। इसका स्ट्रक्चर में लीव, स्टेम और रूट सिर्फ जानवरों में होगा, सॉरी पेड़ों में। यहाँ पे रेस्पिरेशन सब में होता है, जानवरों में, रूट्स में, पेड़ों में, पौधों में, सब में, है ना। तो बस चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैप्टर समझ में आ गया बढ़िया से, यही मेरा टारगेट था।
वेरी गुड, कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल को जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब फटाक से कर दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।